नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे टीचिंग मैनेजमेंट में ये अपना क्लास नंबर 03 है। ठीक है ना। टोटल 4 क्लास अपलोड है। जो क्लास 1 आई, उसके बाद 2 आई, उसके बाद सीधी 4 डाल दी। 3 बीच में एक कोई मिस रह गई थी किसी तकनीकी कारण की वजह से, तो ये अब हम डाल रहे हैं। उसके बाद 5-6 कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अपन पढ़ेंगे विद्यालय में जो मानवीय संसाधन है उनके बारे में, कि भाई विद्यालय में मानवीय संसाधन होते हैं, कुछ भौतिक संसाधन होते हैं और कुछ मानवीय संसाधन होते हैं। अब मानवीय संसाधन कैसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जैसे भौतिक संसाधन में आते हैं खेल का मैदान हुआ, लैब हुई, प्रार्थना सभा वाला जगह हुई, रूम हुए, लाइब्रेरी हुई, लैब हुए, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में क्या आते हैं? प्रधानाध्यापक है, अध्यापक है, बच्चे हैं, स्कूल से जुड़े अन्य कर्मचारी हैं, अभिभावक गण जो विद्यालय आते हैं, ये सब समुदाय के लोग वगैरह जो भी सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्कूल से जुड़े हुए ह्यूमन पर्सन्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो किस में आएंगे? आपके मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक सेकंड, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं, लाड़ लो। देखिए, विद्यालय में मानवीय संसाधन, किसी भी विद्यालय प्रबंधन में मूल इकाई क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन की मूल इकाई क्या है? विद्यालय है। एक क्वेश्चन यहां से सीधा बना, ठीक है ना। और इसलिए विद्यालय से संबंधित व्यक्ति ही उसके क्या होते? मानवीय संसाधन होंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, विद्यालय प्रबंधन की जो मूल इकाई है वो क्या है? विद्यालय है। आगे देखिए, प्रधानाध्यापक। अब इसमें पहला होता है, मानवीय संसाधन में आता है प्रधानाध्यापक। किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसे विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्यालय का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक को। तो ये रहा जिसे विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है, विद्यालय का मस्तिष्क। एक क्वेश्चन यहां से बनाइए। क्वेश्चन देखिए, विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रधानाध्यापक को विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है। याद ऐसे रखना, प्रधानाध्यापक होता है वो क्या देता है? डायरेक्शन देता है। कोई भी चीज होती है वहां जाकर प्रोसेस होती है। और कंप्यूटर में भी प्रोसेस कहाँ होती है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है आपकी प्रधानाध्यापक के पास। तो ये होगा मस्तिष्क, ठीक है। तथा इसी के चारों ओर सारी की सारी व्यवस्थाएं घूमती है, अच्छी बात है। और प्रधानाध्यापक अपनी सुनियोजित कार्य योजना के द्वारा विद्यालय का संचालन करता है। सुनियोजित कार्य योजना मतलब पहले से तय बनी बनाई कार्य योजना होती है, उसके अनुसार वो विद्यालय का बढ़िया तरीके से प्रबंधन करता है, विद्यालय का संचालन करता है। प्रधानाध्यापक का विद्यालय में अहम रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी प्रधानाध्यापक के बारे में। वैसे आप फर्स्ट ग्रेड लेवल के विद्यार्थी हो तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से समझ जाते हो। अब देखिए, प्रधानाध्यापक को लेकर क्या क्या परिभाषाएं दी गई है, प्रधानाध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो चलिए, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो अपन पीडीएफ के ऊपर जो मैनुअली काम करते हैं वो क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है। देखिए विद्यार्थियों, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जो हमारे नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको मैसेज करना होगा। हम आपको एक टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और वरना आप यहाँ से ये सीधे नोट्स बना सकते हो। देखिए, इसमें क्या है, रायबरन ने क्या कहा सबसे पहले, कि जिस प्रकार से जहाज में कप्तान होता है उसी प्रकार से विद्यालय में क्या होता है? प्रधानाध्यापक होता है, जो उपलब्ध संसाधनों को समन्वित करते हुए और कार्यों को पूरा करता है एवं नई नई परंपराएं स्थापित करता है, जो समय के साथ साथ बनती रहती है और चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें कप्तान से तुलना की है कि जहाज में जैसे कप्तान होता है वैसे विद्यालय में क्या होता है? प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। और जो उपलब्ध संसाधनों को समन्वित करते हुए, कि जितना संसाधन अपने पास है उनको बढ़िया तरीके से मैनेज करो, ठीक है ना। जैसे इंजीनियर लोग होते हैं कि कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादकता, उसी प्रकार से एवं नई परंपराएं स्थापित करता है, जो समय के साथ बनती रहती है, चलती रहती है। ये काम करता है रायबर्न ने ये बात कही थी प्रधानाध्यापक के बारे में, ठीक है ना। याद कैसे रखना, राय कप्तान बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? पहले राय करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं। और जहाज का कप्तान, और जहाज में वो एक होते हैं ना, जहाज वगैरह को दिशा देने के लिए वो मसाल वगैरह होती है, बर्न होती रहती है, ठीक है। और जैसे मसाले वगैरह जल रही है, बर्न हो रही है कहीं पर, और वहां पर राय मशविरा करके हम क्या बनाएंगे? जहाज का एक कप्तान। और वो कौन होगा? प्रधानाध्यापक। तो याद रह जाएगी।
अब प्रधानाध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए, मेरिट्स ऑफ प्रिंसिपल्स जो होता है प्रधानाध्यापक, उसके क्या गुण होने चाहिए। देखो, एक तो उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसका व्यावसायिक गुण और उसका सामाजिक गुण। देखो, व्यक्तित्व के तौर पर पर्सनली उसका व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, वो स्पष्ट वक्ता होना चाहिए कि कोई भी बात क्लियर कहे, स्पष्ट वक्ता, बोलने में एकदम एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं खड़ा कर दिया अरे हैं मैं कर रहा है, वैसे नहीं, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, सही चीज को सही, गलत चीज को गलत जो बात जहां कहनी हो वो वहां कहे। आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव नेचर होना चाहिए, व्यक्तित्व आकर्षक व्यक्तित्व होगा, कॉमन आएगी, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लोग उससे जुड़ना पसंद करें, बात करना पसंद करें, उसके पास आकर उससे बात करके अपने आप को सहज महसूस करें, इस प्रकार का उसका नेचर होना चाहिए। और समय का पाबंद होना चाहिए भाई, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए प्रधानाध्यापक को। यदि प्रधानाध्यापक टाइम का पंक्चुअल नहीं है तो फिर आप देखो कि कैसे वो विद्यालय को हैंडल करेगा। खुद ही टाइम पर नहीं आता है तो क्या टीचर्स का ध्यान रखेगा कि वो टाइम पर आते हैं नहीं आते। तो इस प्रकार से समय का पाबंद होना चाहिए प्रधानाध्यापक को। व्यावसायिक तौर पर मतलब उसका जो पैशन है, ठीक है ना, उसका जो पैसा है आपका कि वो एक विद्यालय का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होने के नाते उस पोस्ट के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो, पहले बात तो पोस्ट पर रहने के लिए उसको एक मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो आने वाले एक और विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए उसको, जो कि ऑब्वियसली वो होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट आते आते अनुभव बहुत हो जाता है। और मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान होगा तभी वो शिक्षकों को समझ पाएगा, बच्चों को समझ पाएगा, ठीक है। और जो लोग आएंगे उनसे कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना है, बात करनी वगैरह, ये सब यदि उसको साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान है तो वो प्रॉपर वे में क्या कर सकेगा, अपने आप को दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, उनकी भावनाओं को वो समझ पाएगा और उनके व्यवहार के अनुरूप उनको वापस प्रत्युत्तर भी दे पाएगा। ऐसा कब कर पाएगा, जब उसे मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान है। तो एक प्रिंसिपल की जो पद है तो उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, तो उसको साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज होना ही होना चाहिए। अब जैसे विद्यालय में अभिभावक गण वगैरह आते हैं, तो अभिभावक आते हैं तो अभिभावक अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग खोपड़ी के लोग होते हैं, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। अब जैसे कोई गुस्सेल स्वभाव का है वो वहाँ पर आया, अब साइकोलॉजी का ज्ञान होगा, वो बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेगा। तो प्रिंसिपल है तो कोई हाथापाई पर थोड़ी उतरेगा, तो ये बात है। सोशल तौर पर उसका नेचर कैसा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, मिलनसार, ऐसा नहीं हो कि अंतर्मुखी है, कोई आया अभिभावक आके बैठ कर कर रहा है, ऐसे नहीं भाई। मिलनसार स्वभाव का, घुल मिलकर बात करे, टीचर से भी बात करे, चपरासी से भी बात करे, अभिभावक से भी बात करे, बच्चे कोई शिकायत लेके आएंगे तो उसको भी बढ़िया तरीके से हैंडल करे। तो मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि भाई लोग उससे मिलने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। समायोजित होना चाहिए, खुद भी समायोजित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन समस्या लेकर जाएं, प्रिंसिपल साहब पहले से ही फ्रस्ट्रेट बैठे हैं खुद ही, ठीक है ना, अपने आप में कुसमायोजित हैं, कोई बच्चा आकर छोटी सी बात बोल देता है, प्रिंसिपल साहब चिल्ला उड़ते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समायोजित होना चाहिए खुद अपने आप में भी। सहकारी भाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबका साथ सबका विकास वाला नेचर होना चाहिए, सबको साथ बिना भेदभाव के, ठीक है ना, सहकारी भाव होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए, एक अच्छा नेता होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेता होने से ये मतलब नहीं कि चुनाव लड़ेगा, नेता मतलब नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व का उसमें गुण होना चाहिए, एक लीडरशिप का गुण होना चाहिए, सबको मिलजुल कर खुद आगे बढ़े, उनको भी आगे बढ़ाए, उनको भी लगातार प्रेरित करे, अपनी बातों से उनको उत्प्रेरित करे, किसी कार्य किसी प्रयोजन विशेष के लिए अपनी बातों से शिक्षकों और बालकों को उत्प्रेरित करने की क्षमता हो, उनको साथ लेकर चलने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आगे देखिए, ये हो गया, इस पीडीएफ में ये कंप्लीट है, ये इतनी बातें लिखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला और प्रधानाध्यापक के बारे में क्या क्या कहा गया है देखिए। और रायबर्न ने क्या क्या कहा ये और देखना, इसमें प्रधानाध्यापक के बारे में कुबर्ली ने कहा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है, तो किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही है उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए, रायबर्न ने एक तो बताया था जहाज का कप्तान वाला, एक रायबर्न ने कहा प्रधानाध्यापक है वो समाज विद्यालय का सबसे चरित्रवान व्यक्ति होता है। तो देखो, इसकी भी ट्रिक निकाली है मैंने यहीं से। रायबर्न, इंसान बर्न मतलब खुद को जला जला कर, समय के साथ खुद को तपा तपा कर क्या बनता है, चरित्रवान बनता है। तो समाज और विद्यालय का सबसे चरित्रवान व्यक्ति कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। देखिए, लाइट वगैरह इसमें पूरी डिस्टर्ब हो गई भाई, लाइटिंग का थोड़ा देखिए, आप देखिए लाइटिंग का, ओके थोड़ा सा
लाइटिंग नहीं है बिल्कुल भी इसमें, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। ओके, और देखिए कुबरली ने क्या कहा था? कुबरली ने कहा था कि वह व्यक्ति प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है। कौन सफल है प्रधानाध्यापक के रूप में? जो ज्ञानी है, जो तर्कवान है, जो अदम्य साहसी है एवं उत्साही है, तो वो प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है। तो देखो कुबरली, इसमें से निकालो आप बर्ली में से भी निकालो बली। आज के टाइम में बली कौन है? तो आज के टाइम में वही व्यक्ति बली है जो सफल है, जिसके पास ज्ञान है, जो तर्कवान है, जिसमें अदम्य साहस है और जो उत्साही है, वो तो है बली। आज के टाइम में बलशाली वही है, क्योंकि अब वो टाइम गया जब शारीरिक बल कोई महत्व दिया जाता था सबसे ज्यादा, वैसा कुछ नहीं है। बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानी, तर्कवान है, अदम्य साहसी है, खुद जोश से भरपूर है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या है? बली है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा एक विद्यालय की सभी व्यवस्थाएं प्रधानाध्यापक के कार्यों पर निर्भर होती है और इसलिए विद्यालय के वातावरण को देखकर वहां के प्रधानाध्यापक की छवि नजर आती है। फिर से देखना कि एक विद्यालय की सारी जो व्यवस्थाएं होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्रिंसिपल पर निर्भर करती है। अब आप इस विद्यालय में गए, उसके वातावरण को देखा, व्यवस्थाएं देखी, तो सीधा ही प्रिंसिपल की छवि नजर आ गई। अब याद कैसे रखोगे? देखो, विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं वैसे किस पर निर्भर होती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग पर, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि 8वीं 10वीं 12वीं जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो वगैरह माध्यमिक शिक्षा आयोग भाई आयोजित करवाएगा, ठीक है, वही रिजल्ट निकालेगा। 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर ही सारा स्कूल का जो ढांचा है वो टिका हुआ है एक तरीके से। भाई अपनी लोकल दृष्टि से देखें तो भाई अगली बार एडमिशन कैसे होंगे प्राइवेट स्कूल की बात करें तो एक विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं किस पर टिकी हुई है? माध्यमिक शिक्षा आयोग पर। यहीं से कीवर्ड पकड़ना है कि एक विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं किस पर टिकी हुई होती है? प्रधानाध्यापक पर टिकी हुई होती है, और उसको देखकर अपन आइडिया लगा सकते हैं कि उस विद्यालय का प्रिंसिपल कैसा है। नेक्स्ट, अब बातें हो आगे अध्यापक के बारे में। अध्यापक के बारे में क्या कहा गया है वो देखिए, पढ़िए। थोड़ी खांसी आ रही है, आप थोड़ा मैनेज करना। ये देखिए, और एक सेकंड रुकना, और एक सेकंड। अब देखो अध्यापक के बारे में अपन देखेंगे। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लिए। अध्यापक के बारे में क्या है, क्या नहीं है, क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, अध्यापक है वो शैक्षिक प्रबंधन मतलब टीचिंग मैनेजमेंट का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम। मूल उद्देश्य तो यही होता है ना, टीचिंग लर्निंग, इसको आगे बढ़ाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है शैक्षिक प्रबंधन का जो मूल उद्देश्य है उसको आगे कौन बढ़ाता है? अध्यापक। और ये समाज में एक नवीन दृष्टिकोण पैदा करता है, एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है समाज में। कौन? अध्यापक। अब देखो, भारतीय दर्शन में शिक्षक को समाज का दर्पण कहा गया है, बालकों का भाग्य विधाता कहा गया है, राष्ट्र का निर्माता कहा गया है, और ऐसे शब्दों से भारत में शिक्षक को नवाजा जाता है। टीचर की इज्जत ज्यादा होती है, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है अपने इंडिया में। अब देखिए, ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, समाज का जो निर्माता, बच्चों का भाग्य विधाता, राष्ट्र का निर्माता कौन है? शिक्षक है। आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड। राधाकृष्ण ने इसके बारे में एक परिभाषा कही, वो इंपॉर्टेंट है, और एक नोट डाला है मैंने यहां पर, वो इंपॉर्टेंट है। सॉरी विद्यार्थियों। अब देखो, राधाकृष्ण ने क्या कहा? राधाकृष्ण ने कहा शिक्षक की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। तो ऐसे ध्यान रखना, राधा और कृष्ण कहीं जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें बोला गया कि भाई हमारा देश की उन्नति कैसे होगी? तो उन्होंने बहुत सोचा कि यार उन्नति कैसे होगी, कैसे होगी। तब कृष्ण भगवान को अपने गुरु याद आए, तो उन्होंने कहा कि एक गुरु पर अर्थात एक शिक्षक पर ही उसकी राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक को, यह कंप्लीट हो गई परिभाषा। शिक्षक को विद्यालय का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, नाड़ी तंत्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन बनेगा, यहां से सीधा ध्यान रखना। अब याद कैसे? देखो, विद्यालय का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? प्रधानाध्यापक को।
और शिक्षक को विद्यालय का क्या कहा जाता है? नाड़ी तंत्र। तो विद्यालय का नाड़ी तंत्र शिक्षक है और मस्तिष्क किसको बोलते हैं? प्रधानाध्यापक को। अब ऐसे ध्यान रखना, स्कूल सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? मस्तिष्क की। अब मस्तिष्क है वो भी नाड़ी तंत्र काम नहीं कर रहे तो अधूरा है। तो प्रिंसिपल भी जब टीचर्स काम नहीं कर रहे, नाड़ी तंत्र काम नहीं कर रहा है तो अधूरा है, ऐसे ध्यान रखना। अब आते हैं बालक, बच्चे। भाई बच्चों का तो सबसे ज़्यादा महत्व है ही, ठीक है ना। तो बच्चे, अब आजकल तो आपको पता है चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे ही मेन है, बालक को ही ध्यान में रखा जाता है। विद्यालय में संपूर्ण श्रेष्ठ व्यवस्था या प्रबंधन के बाद कि जब मैनेजमेंट हो गया उसके बाद एक बालक का जो समन्वित व्यवहार, उसका खुद का जो मूल नेचर है वही होता है जो उसे अपने अधिगम से संबंधित व्यवहार को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में योगदान करता है। बिल्कुल। अब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन बालक का खुद का व्यवहार ही ऐसा हो ना तो फिर वो मैनेजमेंट से पार नहीं जाता है। समझ में आई बात? तो मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट होने के बाद में एक बच्चे का खुद का जो समन्वित ओवरऑल नेचर ही होता है जो उसको जो लर्निंग की प्रोसेस में क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अब देखिए आगे, ये सीधा नोट है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने के कारण बालक का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल, अभी जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसलिए बालक का महत्व बहुत ज्यादा है। और अन्य कर्मचारी, अभिभावकगण और समुदाय के व्यक्ति भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय प्रबंधन में योगदान देते हैं। तो बाकी लोगों का भी क्या होता है? विद्यालय प्रबंधन में योगदान होता है। ये अपने जो मानवीय संसाधन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ अपनी जो क्लास नंबर 03 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप ये पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उन पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।